हेलो एंड वेलकम टू द सोशल क्लासेस बाय अभिषेक सर। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर से प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल किया है मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे जी ने और मिस्टर आशुतोष पांडे जी ने, और मैं हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम देखेंगे वो है वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज़ मीन्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी एंड डिस्क्राइब द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है, कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जो एक साथ इसलिए इकट्ठा होते हैं, एक साथ इसलिए ग्रुप बनाते हैं ताकि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके, चुनाव लड़ सके, और अगर वो जीतते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट में पावर में आते हैं। थ्री कंपोनेंट्स कौन से होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में तीन कंपोनेंट होते हैं। पहले होते हैं कुछ लीडर्स, है ना, हर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कुछ लीडर्स होते हैं। उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। लीडर्स जैसे अगर एग्जांपल से देखें, जैसे प्रेजेंट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, है ना, तो उसके लीडर्स कौन से हैं, कौन से लोग हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग जो है लीडर्स हैं, है ना। या बाकी जो है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ लीडर्स होते हैं। कुछ एक्टिव मेंबर्स होते हैं, है ना, जो पार्टी के लिए हमेशा काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे प्रचार करना, और कोई भी अगर प्रोग्राम हो रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज़ कराना, ये सब काम जो है एक्टिव मेंबर्स करते हैं। और कुछ फॉलोअर्स होते हैं जो उस पार्टी के फॉलोअर होते हैं, उसके हमेशा वोट देने वाले लोग होते हैं, है ना। या अगर उस पार्टी का कोई लीडर आ रहा है तो उसे सुनने जाते हैं। तो ये तीन जो है कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ने के लिए ही, चुनाव लड़ने के लिए ही बनती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का पहला जो रोल है वो है टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। सेकेंड पॉइंट है इलेक्शंस आर फॉट मेनली एमंग द कैंडिडेट्स पुट बाय द पॉलिटिकल पार्टीज़। देखेंगे आप कभी भी जो चुनाव होते हैं उसमें जो लोग, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं, है ना, तो उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं। थर्ड पॉइंट इज पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, अपने कुछ प्रोग्राम्स होते हैं हर इशू को लेकर के, है ना। कोई भी मुद्दा हो, जैसे गरीबी का मुद्दा है ना, भुखमरी का मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एक आइडियोलॉजी होता है, अपना पॉलिसी होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे, उनकी क्या पॉलिसी होगी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम सामने रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए लॉ बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अहम रोल होता है। फिफ्थ पॉइंट इज पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, अगर वो चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाते हैं, फॉर दे फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे रन द गवर्नमेंट। सिक्स पॉइंट इज पार्टीज रिक्रूट लीडर्स, ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन वे दे वांट, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों को जो है रिक्रूट करती है लीडर के रूप में कि ये हमारे पार्टी के लीडर होंगे, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें कोई पद दिया जाता है, मिनिस्टर वो बन सकते हैं, सरकार में आ सकते हैं, वो सरकार के लिए काम करते हैं। इसके अलावा सेवेंथ पॉइंट है दोज पार्टीज हु लूज द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज़। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो चुनाव लड़ती है और हार जाती है तो वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है। अपोजिशन मतलब विपक्ष की पार्टी। तो जो अपोजिशन पार्टी होती है, वो जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके व्यूज़ को क्रिटिसाइज़ करना, वो देखना कि वो अच्छे से काम कर रही है या नहीं, है ना। वो एक डिफरेंट व्यू पार्लियामेंट के अंदर रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। तो जो पार्टी चुनाव लूज़ करती है वो अपोजिशन का जो है रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हर पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन को शेप देती है। पब्लिक ओपिनियन का क्या मतलब है, जैसे कि लोग किसी मुद्दे पे क्या चाहते हैं, है ना, कोई भी मुद्दा हो सकता है, वो मान लीजिए गरीबी का मुद्दा है ना, तो गरीबी के मुद्दे पे लोगों का क्या ओपिनियन है, उसको एक शेप देने का काम, उसको एक बड़े लेवल पे पहुंचाने का काम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का, वेलफेयर स्कीम्स का जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। आपको इतने पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, अगर एग्जाम में आता है तो इसमें से कोई भी, अगर मान लीजिए 5 मार्क्स के लिए आता है, कोई भी 5 पॉइंट इसमें से आप लिख दीजिए। 3 मार्क्स के लिए आ रहा है क्वेश्चन, अगर ये सेम क्वेश्चन, कोई भी 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स आपको लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हाईलाइट एनी 5 रीजंस, या एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, या
पॉलिटिकल पार्टीज आर ए नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी। कुल मिलाकर के हर क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक ज़रूरी चीज़ होते हैं, क्यों होते हैं, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे तो क्या डेमोक्रेसी का नुकसान हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। बहुत सिंपल सी बात है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल चीज़ यही होता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, हम वोट देते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होंगी, चुनाव नहीं होगा, तो फिर वोट किसको देंगे आप, है ना। तो बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज इन सच ए सिचुएशन एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए हम ऐसा कहते हैं कि चुनाव होगा, इलेक्शन होंगे, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं होगा, हर कोई इंडिपेंडेंट होगा, वैसे केस में क्या होगा कि हर कैंडिडेट जो है इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगा। और ऐसे केसेस में नो वन विल बी, थर्ड पॉइंट, नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अगर हर कोई इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि किसी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कुछ इंडिविजुअल्स लोग गवर्नमेंट बनाएंगे। और ऐसे केसेस में जो इंडिविजुअल होगा, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे, वो कोई मेजर पॉलिसी चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मान लो बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि हमारा अमेरिका के साथ कैसा रिलेशन होगा, है ना, रशिया के साथ कैसा रिलेशन होगा, पाकिस्तान के साथ कैसा रिलेशन होगा। ऐसे बड़े बड़े मुद्दों पे जो है डिसीजन लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो किसी पार्टी से नहीं है, हर इंडिविजुअल अलग अलग है, हर जो चुना गया व्यक्ति है वो अलग अलग है, तो फिर वो मेजर पॉलिसी डिसीजन कैसे लेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी, कुछ लोग मान लो कि जो है 500 जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीत के आते हैं, कोई किसी पार्टी से नहीं है, उसमें से मान लो 10-20 लोग मिल करके उस सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन वो अनसर्टेन गवर्नमेंट होगी। उसमें ये नहीं पता होगा कि उसका क्या काम है, वो किस तरीके से काम करने वाली है, कोई पॉलिसीज़ नहीं होगी, कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी। ऐसे केस में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाएगी। फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कंस्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन देयर लोकेलिटी। कोई भी व्यक्ति अगर वो किसी पार्टी से नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होगा, किसके प्रति अकाउंटेबल होगा। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी अपने कंस्टिट्यूएंसी में होगी, अपने उन लोगों के प्रति होगी जिन लोगों ने उसे वोट दिया है। वो पूरे कंट्री के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो पाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। वही जो मैंने आपको अभी समझाया कि कंट्री के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट है, द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन अ डेमोक्रेसी नेसेसिटेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, है ना। अब मान लीजिए कि हर कोई इंडिपेंडेंट होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, तो अपोजिशन पार्टी कहाँ से बनेगी फिर, तो अपोजिशन पार्टी भी नहीं हो पाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, एज सोसाइटीज़ बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स दे ऑल्सो नीडेड सम एजेंसीज टू गैदर डिफरेंट व्यू ऑन वेरियस इशूज़ एंड टू प्रेजेंट देम इन टू द गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई पॉलिटिकल पार्टीज़ आर नीडेड। देखो सोसाइटी क्या है, धीरे धीरे बड़ी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में हर कोई तो अपना अपना व्यू नहीं रख सकता है। तो क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, और उनमें से जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है, हम ये मान लेते हैं कि लोगों का व्यू जो है वो इसी पॉलिटिकल पार्टी से मिलता जुलता है, और फिर वो कंट्री के लिए लॉ बनाने का काम, अपना व्यू देने का काम जो है वो पार्टी करती है। तो ये है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें से कोई भी 3, 4, 5 पॉइंट जो भी एग्जाम में आता है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी। मैंने आपको बताया अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है, जो चुनाव हारती है वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। पहला जो रोल होता है अपोजिशन का वो होता है वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़, अलग अलग जो व्यूज़ हैं जो गवर्नमेंट के पास नहीं है उस व्यूज़ को सामने रखना। सेकंड होता है क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर। अगर सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, किसी काम में फेल हो रही है, कौन क्रिटिसाइज़ करेगा, अपोजिशन पार्टी क्रिटिसाइज़ करेगी। थर्ड पॉइंट है मोबिलाइज एंड शेप द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक अगर कोई डिमांड कर रही है, पब्लिक का कोई ओपिनियन है जो सरकार नहीं सुन रही है, उसको आगे बढ़ाना, उसको शेप देना किसका काम है, अपोजिशन पार्टी का काम है। फोर्थ है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टी एक तरीके से अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का काम करती है, जो काम सरकार नहीं कर पा रही है उसको काम करने की कोशिश कौन करता है, अपोजिशन पार्टी करती है। फिफ्थ है चेक एंड बैलेंस सिस्टम। जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम का मतलब होता है पावर को बैलेंस बना के रखना। अगर जो है कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो जो पार्टी रूल कर रही है, जो पार्टी शासन में है, जो पार्टी चुनाव जीत चुकी है, उसके काम को कौन चेक करेगा, पावर को बैलेंस बनाए कौन रखेगा, कोई नहीं रखेगा, है ना। तो अपोजिशन पार्टी यही काम करती है, पावर बैलेंस करने का काम। जो पार्टी रूल कर रही है वो अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, उसको चेक करने का काम जो है अपोजिशन पार्टी करती है। और लास्ट पॉइंट है इट चेक्स द गवर्नमेंट फ्रॉम बिकमिंग द अथॉरिटेरियन, कि जो पार्टी चुनाव जीत चुकी है, जो सरकार में है, जो गवर्नमेंट में है, वो अथॉरिटेरियन ना हो जाए, वो निरंकुश ना हो जाए, बिना किसी तरीके से वो ऐसे जैसे जो मन करे वो डिसीजन ना लेने लगे। इसके लिए ज़रूरी है कि एक अपोजिशन पार्टी हो, है ना।
नेक्स्ट पार्ट है हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है जो इस बार प्री बोर्ड में भी मॉडल पेपर में भी आया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी जो है पूरे गवर्नमेंट को रन करती है, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी के साथ कुछ छोटी मोटी जो है एलाइज होते हैं, कुछ मेजर पार्टी उसका कोई मेजर ओपोनेंट नहीं होता है। तो ऐसी कंट्रीज़ में बोलते हैं कि यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। कंट्रीज़ वेयर ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए चाइना में है, कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी है, कुछ छोटे छोटे 7-8 और पार्टीज़ हैं, लेकिन वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की एलाइज हैं, उसके साथ चुनाव लड़ती हैं, उसके अपोजिशन में चुनाव नहीं लड़ती हैं, है ना। तो जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम होगा वहाँ पे अपोजिशन पार्टी नहीं हो सकती है। सेकेंड है टू पार्टी सिस्टम। कंट्रीज वेयर ओनली टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए में, यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। एक जो है चुनाव जीतता है, जो रूल करता है, और दूसरा ओपोजिशन बन जाता है। अगला है डिफाइन द टू पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो टू पार्टी सिस्टम क्या है? इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज। ऐसी डेमोक्रेसी सिस्टम जहाँ पे मेनली जो है पावर दो मेन पार्टी के बीच में जो है एक्सचेंज होता रहे, और जो बाकी पार्टीज़ हैं वो हों, लेकिन जो है वो बाकी जो दो मेन पार्टी हैं उनके साथ ही रह करके वो काम करती हैं। तो कुछ कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ दो मेन पार्टी होती है, उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है। एडवांटेज क्या होता है टू पार्टी सिस्टम का? पहला एडवांटेज ये है कि बहुत सारी पार्टी जो है चुनाव लड़ पाती हैं, है ना। जो छोटी मोटी पार्टियाँ होती हैं वो भी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन यह है कि मेजर दो ही पार्टी चुनाव लड़ने वाली होती हैं। सेकेंड है क्लैरिटी ऑफ मैनिफेस्टो एंड प्रोग्राम। लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर होता है कि दो पार्टी मेजर ये हैं, इनका ये मैनिफेस्टो है, ये इनका जो है मतलब वादा है लोगों से, और उसमें से क्या आप चाहते हैं आप देख लेते हैं। अगर यही 10-20 पार्टीज़ होती हैं, अगर मान लो किसी कंट्री में 10 पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो 10 पार्टी का मैनिफेस्टो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम जहाँ पे है टू पार्टी सिस्टम, वहाँ पे दो ही पार्टी है वहाँ पे, है ना। थर्ड है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे एक पार्टी जब चुनाव जीतती है तो आराम से 5 साल रूल करती है, ठीक है। यहाँ पे वो कोलिशन गवर्नमेंट वाला प्रॉब्लम जो है जनरली नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है फियर चांसेस ऑफ कंपटीशन एमंग पार्टीज़, है ना। मतलब कि अगर दो पार्टी है या दो से अधिक पार्टी है तो कंपटीशन की भावना बनी रहती है। और फिफ्थ पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज़। जहाँ पे भी एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टी होगी वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजी होगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो अलग अलग आइडियोलॉजी से वो लोग काम करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है टू पार्टी सिस्टम का? कि लिमिटेड चॉइसेस हैं, वोटर के सामने दो ही चॉइस है, या तो ये, है ना। मान लो जैसे एग्जांपल के लिए अमेरिका है, अमेरिका में एक जो है रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो या तो आप रिपब्लिकन को वोट देंगे या तो डेमोक्रेटिक को देंगे, तो लिमिटेड चॉइस है। लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन भी है वैसे ही, क्योंकि जो है कम पार्टी है तो कम रिप्रेजेंटेशन। और लिमिटेड स्कोप ऑफ प्लूरल सोसाइटी है। अगर मान ली सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो भी जो है हर ग्रुप जो है अपना रिप्रेजेंटेशन लेकर के नहीं जा पाएगा, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम है, तो आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक पार्टी से होकर के निकलना पड़ेगा। तो ये है टू पार्टी सिस्टम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। अगला है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड एज रीजनल एंड नेशनल पार्टी इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसका काम होता है कि किसी भी पार्टी को रीजनल पार्टी या नेशनल पार्टी का वो दर्जा देता है, वो रिकॉग्नाइज करता है। तो रीजनल पार्टी कौन सी होती है? ऐसी पार्टी, अ पार्टी टू सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। देखिए, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन लड़ती है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब समझ रहे होंगे आप, जैसे हर स्टेट का, है ना, अपना लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जैसे यूपी का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, मध्य प्रदेश का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है, बिहार का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली, छत्तीसगढ़ का अपना, उड़ीसा का अपना, है ना। तो जितने स्टेट्स हैं हर स्टेट के अपने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, हिंदी में से विधानसभा बोलते हैं। तो जब कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, अगर वो मान लीजिए विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और उसने उस चुनाव में 6% वोट अगर गेन कर लिए, कम से कम कितना, 6% वोट, यानी कि अगर टोटल 100 वोट्स पड़ते हैं तो उसमें से 6 वोट, और जितने सीट्स हैं उसमें से 2 सीट कम से कम वो चुनाव में जीत जाती है पार्टी, तो उस पार्टी को हम कहते हैं कि ये रीजनल पार्टी अब बन गई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे रीजनल पार्टी का जो है स्टेटस दे देती है। तो कुछ एग्जांपल्स जैसे आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, बीजू जनता दल, ठीक है, डीएमके, ये सब जो है रीजनल पार्टी के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी कौन सी होती है? वो पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा के चुनाव लड़े और वहाँ पे कम से कम 6% वोट जीते, ठीक है, और कम से कम 4 सीट जीते। कितना? 6% वोट प्लस 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन। या वो 4 स्टेट्स का असेंबली लड़े,
4 स्टेट्स का असेंबली इलेक्शन लड़े और हर स्टेट में वो 6% वोट जीते, तो ऐसी पार्टी कहलाएगी नेशनल पार्टी, उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी है, AITMC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जो है नेशनल पार्टी का स्टेटस इनके पास है। ये स्टेटस कौन देता है इनको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट पार्टीज़। इसमें जो है स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टीज़। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मीन्ड बाय रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशंस रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज एज अ पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेट असेंबली इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में 6% वोट और 2 सीट्स जो है जीतती हैं, वो रीजनल पार्टी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये जो है रीजनल पार्टी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट कंट्री बनी ना, उसके बाद से लगातार जो है एक ही पार्टी स्टेट में भी, एक ही पार्टी सेंटर में रूल करती रही। लेकिन लास्ट 3-4 डिकेड्स से, जब स्पेशली 1990 के आसपास से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत जो है जो रीजनल पार्टी हैं उनकी संख्या बढ़ी है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है ना। ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज हैव एक्सपेंडेड और दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। जितनी ज़्यादा रीजनल पार्टी बढ़ती चली गई हैं, उसकी वजह से जो हमारा पार्लियामेंट है, हमारे कंट्री का जो संसद भवन है, वो ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पार्टी से लोग वहाँ पे चुनाव जीत के जाने लगे हैं। पहले 1-2 ही पार्टी थी जिनसे लोग चुनाव जीत करके जाते थे, अब बहुत कम पार्टीज़ थी। अभी ऐसा नहीं है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखिए, नो नेशनल पार्टी इज़ एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन अ मेजोरिटी इन लोकसभा अंटिल 2014 तक जो है, और उसके पहले लगभग 1984 लगभग 30 साल तक बीच में 2014 से पहले कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अकेले जो है मेजोरिटी पाने में सक्षम नहीं थी। कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं पा रही थी लोकसभा चुनाव में। ठीक है, और इससे क्या हो रहा था कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती है तो वो क्या करती है, जो छोटे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके साथ वो अलायंस बनाती है। तो एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंस विद द स्टेट पार्टीज सिंस 1996 and nearly every one of the state parties have got an opportunity to be a part of one or other national level coalition government। देखिए मेजरली जो है नेशनल लेवल पे 2 कोएलिशन गवर्नमेंट है, 2 कोएलिशन है, एक तो यूपीए है और एक जो है एनडीए है। यूपीए का मतलब ये है कि जो कांग्रेस लेड अलायंस है उसको हम यूपीए बोलते हैं, और जो बीजेपी के द्वारा लीड अलायंस है, जो बीजेपी के गठबंधन है, उसको हम एनडीए बोलते हैं, है ना। तो लंबे समय से 1990s के बाद से जो है ऐसा देखा जा गया है कि अलायंस गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बनी है, गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट ज़्यादा बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। जैसे जैसे रीजनल पार्टीज़ का रोल बढ़ता गया है, स्ट्रेंथ बढ़ता गया है, पावर बढ़ता गया है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है हमारी मजबूत हुई है। हमारा जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म आपने पढ़ा होगा चैप्टर 2 सेकेंड चैप्टर आपके सिविक्स का, कि अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो मजबूत हुई है। क्यों? क्योंकि जो है कोई पार्टी स्टेट लेवल पे रूल कर रही है किसी स्टेट के अंदर, और उसी पार्टी का जो है रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी है, उसका ही कोई व्यक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पार्ट है। तो इससे क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का जो है जो पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसने क्या किया है, रीजनल पार्टीज़ ने क्या किया है, हमारे फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया है, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पूछा गया है विच 3 चैलेंजेस डू यू फील आर बीइंग फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, या पॉलिटिकल पार्टीज नीड्स टू फेस सर्टेन चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव। मतलब कुल मिलाकर के चैलेंजेस कौन कौन से हैं, तो देखिए बेसिकली 5 चैलेंज जो है हम लोग देखते हैं। पहला चैलेंज जो है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। इंटरनल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि कोई पार्टी कैसे लोगों को टिकट दे रही है, किस तरीके से लोग जो है टिकट पा रहे हैं, किस तरीके से लोग मेंबर बन रहे हैं, कौन से लोग मेंबर बन रहे हैं, सब हमें पता नहीं चलता है ना। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टीज़ के अंदर। दूसरा, लैक ऑफ ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या काम कैसे करती है वो हमें नहीं समझ में आता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं है, ओपन प्रोसीजर नहीं है। डायनेस्टिक, ये डायनेमिक्स हो गया है, डायनेस्टिक होना चाहिए यहाँ पे। डायनेस्टिक सक्सेशन है, यानी कि उत्तराधिकार वाला सिस्टम चल रहा है, जैसे राजाओं का चलता था ना कि राजा का लड़का राजा बन गया। अभी फ़िलहाल जो है वैसे ही हम आजकल पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी देखते हैं कि कोई व्यक्ति था, वो सांसद था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, फिर उसका लड़का चुनाव लड़ा, वो भी जीत गया, है ना। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो है ये भी एक प्रॉब्लम है।
अगला है मनी एंड मसल पावर। देखा जाता है जिनके पास पैसा होता है वो चुनाव बहुत ज़्यादा जीत जाते हैं। मसल पावर, लोग जो है बहुत ज़्यादा मसल पावर दिखाने की कोशिश करते हैं, है ना, लोगों को डराना धमकाना, ये मसल पावर कहलाता है। और लास्ट जो चैलेंज है वो है नो मीनिंगफुल चॉइस टू द पीपल, है ना। इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लेकिन लोग जब वोट देने जाते हैं तो लगता है कि कोई भी जो है ढंग का कैंडिडेट हमारे सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर, ईवीएम के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है। तो मीनिंगफुल चॉइसेस जो है लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। अगला है इलस्ट्रेट द सिचुएशन विच डिस्प्ले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है हमें यहाँ पे। तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, है ना। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखती है जिसमें हमको देख के समझ में आ जाए कि इसमें ये मेंबर हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के। एंड दे डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। एंड दे डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है जनरली हम देखते हैं कि इंटरनल इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराते हैं। जैसे पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पार्टी का जो है सेक्रेटरी कौन बनेगा, तो अलग अलग जो हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना उसके अंदर भी कुछ पद होते हैं, है ना, जो उस पार्टी को संभालते हैं। तो वो जो पद संभालने वाले लोग हैं वो कैसे चुनाव जीत रहे हैं, वो कैसे उस पद पे आ रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। जब ये समझ में आने लगेगा तो हम कहेंगे कि इंटरनल डेमोक्रेसी अच्छी है इस पार्टी के अंदर। सेकेंड पॉइंट है ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी। कुछ जो है हर पार्टी के अंदर कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पेशल लोग होते हैं, बड़े पद पे होते हैं, पावरफुल लोग होते हैं, और बाकी लोग जो है सिंपल ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, है ना। तो ऑर्डिनरी मेंबर जो है सामान्य सा जो उस पार्टी के सदस्य है उसको पता ही नहीं चलता है कि हमारी पार्टी के अंदर जो है क्या क्या अंदर अंदर चल रहा है, किसको लीडर बनाया जाने वाला है, वो कैसे लीडर बन रहा है, क्यों उसी को बनाया जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें पता नहीं चलती हैं। थर्ड पॉइंट है दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। एज अ रिजल्ट द लीडर्स एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। क्या होता है, जो एक फॉलोअर है पॉलिटिकल पार्टी का, जो एक मेंबर है, वो हर मेंबर जो है इतना वो इन्फ्लुएंस नहीं होता है पार्टी के अंदर कि अगर कोई डिसीजन उस पार्टी के अंदर लिया जा रहा है तो उसके ऊपर उसका भी प्रभाव हो, है ना। तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं हर पार्टी के अंदर, वो अपने मन से जो मन करता है वो डिसीजन ले लेते हैं और ये मान लिया जाता है कि पार्टी का यही डिसीजन है। लेकिन पार्टी के ही कुछ मेंबर होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि ये डिसीजन ले लिया गया या कैसे लिया गया, किसने डिसीजन लिया, वो पता ही नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के इंटरनल डेमोक्रेसी यहाँ पे भी नहीं दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, सिंस वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पर अमाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब कोई डिसीजन किसी पार्टी के अंदर लिया जा रहा है तो हो सकता है कि उसी पार्टी के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हों जो उस डिसीजन से एग्री ना करते हों, और अगर वो अपना डिसएग्रीमेंट दिखाते हैं कि हम इस डिसीजन से सहमत नहीं हैं, तो उनके लिए उस पार्टी में रह पाना मुश्किल हो जाता है ना। उनको उस पार्टी में कोई इंपॉर्टेंस फिर नहीं दिया जाता है कि ये जो है लीडर्स की बात नहीं मान रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं। और लास्ट पॉइंट है मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज़, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट छूट गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति लीडर है, वो अगर किसी पार्टी से जुड़ा है तो उसकी उस पार्टी से लॉयल्टी तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी किसकी लॉयल्टी है, जिन लोगों ने वोट दे करके उन्हें लीडर बनाया है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। तो इंटरनल डेमोक्रेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है एग्जिबिट द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर एमंग पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, मनी एंड मसल पावर का जो है क्या रोल हो जाता है इलेक्शन के दौरान, ये हमको समझाना है। तो देखिए, पहला पॉइंट, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो सिर्फ चुनाव जीतना चाहती हैं, चाहे जैसे वो चुनाव जीत जाए, है ना। तो इसलिए कई बार वो कुछ शॉर्टकट अपनाती हैं। कैसे शॉर्टकट अपनाती हैं, वो उन लोगों को टिकट देती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। जनरली जो है उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है पार्टीज़ के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, जो बहुत ज़्यादा मनी इकट्ठा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लिया जाता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही चुनाव जीतने की उसकी संभावना ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट है रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टीज। रिच पीपल जो होते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, और या पैसे वाली जो कंपनी है बड़ी बड़ी, उनको देखा जाता है कि जो पार्टीज़ को जो फंड देते हैं, पार्टीज़ को पैसा देते हैं, उनका जो है इन्फ्लुएंस पार्टी के अंदर डिसीजन में बहुत ज़्यादा होता है। अगर पार्टी कोई डिसीजन ले रही है तो जनरली देखा जाता है कि जो पैसे वाले लोग हैं जो उस पार्टी को फंड दे रहे हैं वो उस डिसीजन को असर डालते हैं, वो जो चाहते हैं वही डिसीजन ले लिया जाता है।
फोर्थ पॉइंट है इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। पार्टी ये नहीं देखती है कि जो है जो इस व्यक्ति को हम चुनाव में टिकट दे रहे हैं, जो व्यक्ति चुनाव लड़ने जा रहा है हमारी तरफ से, वो कैसा व्यक्ति है। उनको बस ये मतलब होता है कि वो चुनाव जीतने लायक है कि नहीं, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। तो क्रिमिनल्स को भी वो टिकट दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखते हैं लोगों को। लास्ट पॉइंट है डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, जिसमें हम वोट दे करके लोगों को चुनाव जिताते हैं, इसके अंदर जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनका जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, जो उनका इम्पैक्ट बढ़ता चला जा रहा है, इससे जितने डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं वो इससे बहुत वरीड हैं, जो उससे बहुत जो है चिंतित हैं। तो ये मनी एंड मसल पावर का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेस्टिक सक्सेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, एनालाइज द स्टेटमेंट। डायनेस्टिक सक्सेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति मंत्री है, एक व्यक्ति विधायक है या सांसद है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो व्यक्ति जो है खुद जो है नेता है, खुद लीडर है, और कुछ समय बाद उसका लड़का जब जो है एज हो जाता है उसका चुनाव लड़ने का, वो चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है ना। तो ये क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन है कि नेता का लड़का नेता बन गया, ठीक है, सांसद का लड़का सांसद बन गया, विधायक का लड़का विधायक बन गया, है ना। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो है एक बड़ा प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने। तो देखिए पहला पॉइंट, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर ऑफ देयर फंक्शनिंग। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर नहीं रखती हैं कि वो कैसे काम कर रही हैं। देयर आर फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द पार्टी टू टॉप इन द पार्टी। जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक ऑर्डिनरी सा व्यक्ति जो है, एक सामान्य सा व्यक्ति जो एक सिंपल सा एक्टिव मेंबर हो, वो जो है पार्टीज़ के टॉप तक पहुंच जाए, इसकी चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं, है ना। इन मेनी पार्टीज़ द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। ज़्यादातर देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो टॉप पोजीशन होते हैं, जो ऊपर के जो पद होते हैं पार्टीज़ के अंदर, वो जनरली एक ही परिवार के कुछ लोग मिल करके कंट्रोल करते हैं। फोर्थ पॉइंट है दिस प्रैक्टिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी एंड इज ऑल्सो बैड फॉर अ डेमोक्रेसी। और ये जो प्रैक्टिस है कि एक ही परिवार के लोग कंट्रोल कर रहे हैं पार्टी को, ये उसी पार्टी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके लिए ठीक नहीं है और अल्टीमेटली ये डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन और पावर। यानी कि बहुत सारे लोग जो है किसी पार्टी के अंदर सिर्फ इसलिए लीडर बन जाते हैं या बड़े पद पे चले जाते हैं क्योंकि उनके फैमिली के लोग पहले उस पद पे रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो है एक ऐसा व्यक्ति जो है बड़े पद पे पहुंच जाता है जिसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस नहीं है या लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं मानी जाती हैं। अगला है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। इस पार्ट में पूछा गया है इलिस्ट्रेट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स टेकन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। यानी कि आपको कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताने हैं जो अभी हाल फिलहाल में पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए लिए गए हैं, है ना, कौन कौन से रिसेंट एफर्ट्स लिए गए हैं। तो पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। है ना, क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे एक चेंज किया गया कि जो इलेक्टेड एमएलएज हैं या जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो अपनी पार्टी को चुनाव जीतने के बाद नहीं चेंज कर सकते हैं। क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? पहले ऐसा देखा जाता था कि जनरली कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता था, चुनाव अगर वो जीत गया और वो देखता है कि मेरी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन रही है, किसी और पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है, तो वो अपनी पार्टी छोड़ करके उसकी पार्टी में चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसको मिनिस्टर बन जाए वो, या उसको जो है बदले में पैसे मिल जाएं। तो लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब जो है इसको चेंज कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी चेंज करता है तो वो अपना सीट जो है वो खो देगा, फिर वो मेंबर पार्लियामेंट का या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रह जाएगा। सेकेंड पॉइंट है द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जब वो चुनाव लड़ेगा तो वो एक एफिडेविट देगा, एक शपथ पत्र देगा जिसमें वो ये बताएगा कि उसके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट में कितने क्रिमिनल केसेस हैं। क्यों? ताकि जो है मनी और मसल पावर को कंट्रोल किया जा सके। कैसे कंट्रोल होगा? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपसे बताता है, एफिडेविट में ये बताता है कि उसके पास इतने करोड़ की संपत्ति है, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि वो व्यक्ति जो है इतने करोड़ की संपत्ति जो बता रहा है वो उसके पास सच में वाइट मनी है या ब्लैक मनी है।
अगर वो बताता है कि मेरे अगेंस्ट में इतने क्रिमिनल केसेस हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये आदमी सही है कि गलत है ना, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। तो उस हिसाब से आप वोटिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक बट देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। अभी मैंने आपको जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी कर दिया कि जो है अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो ये बताएगा कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, और ये इन्फॉर्मेशन जो वो देता है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दिया जाता है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम चेक कर सकें कि वो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है ना। अगला पॉइंट है इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का, अपने पार्टी का इलेक्शन करवाएगा और साथ ही साथ हर पॉलिटिकल पार्टी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी, जिससे ये पता चल सके कि उसके पास कितने पैसे आ रहे हैं और कितने पैसे वो कहाँ खर्च कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट पॉइंट, पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ mere formality. It is not clear if this steps has led to greater internal democracy in political parties. कई बार देखा जाता है कि जो सारे स्टेप्स लिए गए हैं ये फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं, है ना। पॉलिटिकल पार्टी सारे काम करती हैं, वो ये भी बताएंगे कितनी प्रॉपर्टी है, कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितना इनकम टैक्स है, कितना इनकम टैक्स वो पे कर रहे हैं, सब कुछ बताएंगे, लेकिन ये सब फॉर्मेलिटी की तरह होता है। कितनी उसमें सच्चाई होती है ये हम चेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। ये तो हमने अभी डिस्कस किया कि जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए क्या किया गया है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि और क्या किया जा सकता है ना। व्हाट कैन वी डू टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि देयर शुड बी अ लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है जो इंटरनल अफेयर्स है ना, कि कोई पार्टी कैसे टिकट दे रही है, कैसे कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बन रहा है, कैसे कोई किसी पार्टी में टॉप पोजीशन में पहुंच रहा है, इसको रेगुलेट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। पहला एक मेजर ये लिया जा सकता है, पहला रिफॉर्म ये किया जा सकता है। सेकेंड है इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर्स। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करे जिसमें सभी मेंबर्स के नाम लिखे हों, ताकि हमें पता चल सके कि इस पार्टी के कौन कौन से लोग मेंबर हैं। थर्ड पॉइंट है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होना चाहिए कि एटलीस्ट वो 1/3 टिकट्स जो है वो वीमेन को दें, क्योंकि वीमेन को रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिया गया है हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। फोर्थ पॉइंट है कि डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें महिलाओं के लिए भी एक कोटा होना चाहिए कि हर महिला कम से कम, हर पॉलिटिकल पार्टी जब डिसीजन लेगी तो कम से कम इतनी महिलाएं वहाँ पे होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है कि जो भी इलेक्शन में एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं, जो भी इलेक्शन में जो खर्च किए जा रहे हैं, उसकी स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे दे कि इतने ही पैसे में आपको चुनाव लड़ना है, इससे ज़्यादा पैसे आप खर्च नहीं कर सकते हैं। इससे जो है जो ब्लैक मनी के ऊपर जो कंट्रोल हम जो है कर सकते हैं। सिक्स पॉइंट है कि गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस इन काइंड ऑफ, फॉर एग्जांपल पेट्रोल, पेपर। ये वही चीज़ है कि स्टेट फंडिंग जो है होनी चाहिए कि सरकार खुद पैसे दे ताकि जो है वो पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन जो भी खर्च हो रहा है वो कैंपेनिंग में खर्च कर सकें। सेवेंथ पॉइंट है कि इलेक्शन के अंदर हर किसी के लिए अपना वोट कास्ट करना एक तरीके से कंपल्सरी होना चाहिए, क्योंकि जो है एक बहुत अच्छा राइट है, ये बहुत बड़ा राइट है हमारे पास, लेकिन फिर भी जो है हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग इसका यूज नहीं करते हैं, इस राइट का यूज नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जो कास्ट रिलीजन बेस्ड जो डेटा है हमारे पास कि किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस रिलीजन के कितने लोग हैं, ये सब इलेक्शन के दौरान जो है यूटिलाइज नहीं होना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि वो देख लेती हैं कि इस एरिया में किस कास्ट के कितने लोग हैं, किस रीजन के कितने लोग हैं, और उस हिसाब से वो जो है वोट अपना सेट करते हैं कि अगर इस कास्ट के लोग सभी लोग वोट कर देंगे तो मेरी पार्टी चुनाव जीत जाएगी, है ना। तो ये जो डेटा है कास्ट बेस और रिलीजन बेस, इसका यूज जो है पार्टीज़ के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, इसके ऊपर बैन होना चाहिए। तो ये मेजर्स हैं जो रिफॉर्म करने के लिए हम ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। इसमें पूछा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या किया गया है, ये पहला क्वेश्चन है ना, अभी जो 14 नंबर क्वेश्चन है। और 15 में ये पूछा गया है कि क्या किया जा सकता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या जो है आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।